गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम स्टडी। आज मैं सोशोलॉजी के सेकंड पार्ट लाई हूँ जिसका टॉपिक है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या होता है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है। जब तक हमें समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का मीनिंग ही नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या मोटिव है, कि हाँ हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा वो किसने बनाई है, उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं और उसके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं, वो कहाँ से शुरू हुई है, ये कैसे विकसित हुई है, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सोशलॉजी है वो हम आगे तक भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। यानी कि सामाजिक संबंधों मतलब कि ये नहीं, इसके अंदर सामाजिक संबंध ये नहीं कि भाई बहन या ये भी है। सामाजिक संबंधों मतलब कि समाज में जो रही घटनाएं जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जो घटनाएं समस्याएं होती हैं उसको व्यवस्थित करना, उसको क्रमबद्ध तरीक़ों से अध्ययन करना, स्टेप्स बाय स्टेप्स, उसी विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। और उसके सल्यूशन बताना, उसके निवारण बताना और उसके मतलब क्रमबद्ध से तरीके से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप दूसरों को समझाना, उसी को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाज यानी और शास्त्र, समाज का शास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन करना, उसे ही को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, समष्टि समाज और व्यष्टि समाज। समष्टि समाज मीन्स मैक्रो सोशोलॉजी। मैक्रो मतलब कि जैसे कि बड़े समूह या संगठन या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, जो बड़े बड़े लेवलों का जो अध्ययन होता है उसके बाद वो समष्टि समाजशास्त्र करता है। जैसे कि उद्योग हैं, फॉर एग्जाम्पल उद्योग है, उद्योग में एक मैनेजर होगा और भी उसके मैनेजर होंगे, हेल्पर्स होंगे, बट एक मैनेजर को अगर वो काम करना होगा तो सबका वो बताएगा कि हाँ ये इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो सॉल्व करेगा, बड़े मुद्दे को लेकर बड़े को जानकारी देगा कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और व्यष्टि समाजशास्त्र मतलब कि आमने सामने के अंतःक्रियाएं के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन करना। जैसे कि मनुष्य का व्यवहार का मूल्यांकन करना, अंतःक्रियाएं मतलब कि एक दूसरे की जो बातचीत के द्वारा मनुष्य का मूल्यांकन करना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। बहुत छोटे लेवल पर मतलब कि जैसे कि अगर हम घर ले लेते हैं तो घर में अगर हमारी मम्मी बताएंगी कि हाँ ये मेरा बेटा ऐसा है, ये मेरी बेटी ऐसी है, इसका व्यवहार ऐसा है, उससे बातचीत के थ्रू वो बता देंगे कि तो इसे ही हम व्यष्टि समाज कहते हैं। अब आएगा समाजशास्त्र का जनक या पिता या फिर उसका उद्भव किसने किया। ये तीन ऐसे आ सकता है 3-4 वर्ड्स में, बट इसका आंसर है अगस्त कौंत ने समाजशास्त्र का उद्भव किया, यानी कि उसे बनाया, उसका प्रयोग किया। और फिर है नीचे भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कब, किस जगह हुआ और किसके द्वारा हुआ, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें आंसर है हमारा भारत में समाजशास्त्र 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। प्रोफेसर पैट्रिक गिल्ड्स ने इसको पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। ये हो गया समाजशास्त्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, यानी कि क्यों उसकी आवश्यकता है कि हम समाजशास्त्र पढ़ें और क्यों पढ़ें। तो इसका है क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि। मीन्स क्षेत्रवाद मतलब कि कोई अपने क्षेत्रवाद लड़ाई झगड़ा, तो यानी कि कोई अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा मानता है, ऐसी सब इनका मीन। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा मानता है, दूसरे क्षेत्र को बेकार मानता है कि मेरा क्षेत्र अच्छा है, तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो आपस में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। भाषावाद, मेरी भाषा अच्छी है, मेरी सर्वश्रेष्ठ है उनकी। सांप्रदायिकता, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, ऐसी
तो इसको व्यवस्थित ढंग से दूसरों को समझाना, उस लड़ाई का, उस विवाद का निवारण करना और उसका परिणाम बताना कि इसमें लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं है, विवाद से कुछ नहीं है। तो समाजशास्त्र तुम्हें बताता है कि तुम कैसे इस समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, किस तरीके से तुम उसको सुलझा सकते हैं और किस तरह तुम अपने बात को लोगों के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब है दूसरे समाज से तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हम अपना समाज तुलनात्मक मतलब कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा समाज इतना डेवलप है तो उसका समाज इतना, मतलब कि दूसरा दिल्ली इतना वो है, इतना प्रोग्रेस में है तो हमारा गुजरात इतने में है। ऐसी उसकी तुलना मतलब कि कंपैरिजन करना। सामाजिक गतिशीलता का अनुमान लगाना कि हमारा समाज में कितनी क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे समाज में गतिशीलता, कितना लोग शिक्षित हो रहे हैं, कितने लोग मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका अनुमान भी, इसका भी मूल्यांकन समाजशास्त्र के अंदर ही आता है। अब है, मैं बताना भूल गई थी कि समाजशास्त्र का उद्भव सबसे पहले यूरोप में हुआ और ये तो मैंने बता दिया कि अगस्त कॉम्ट ने ही इसकी शुरुआत की यूरोप में। उन्होंने 1839 में समाजशास्त्र का प्रयोग किया। पहले समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र ना होके सामाजिक भौतिकी था, तो फिर बाद में उन्होंने समाजशास्त्र रख दिया। अब है इसकी समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं कि समाजशास्त्र एक्चुअली में है क्या, वो कैसे उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। वो निष्पक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। वो अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष। तो अगर सामाजिक विज्ञान है मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, सामाजिक मतलब कि पूरे समाज का वो अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है मतलब कि कोई जीव जंतु किसी एक स्पेसिफिक का। निरपक्ष मतलब कि हर पक्ष की बात रखता है, वो हर पक्ष का अध्ययन करता है। आदर्शात्मक मतलब कि किसी बस एक ही, मतलब कि किसी आदर्श, किसी बहुत बड़े एक ही विशेष विषय के बारे में वो अध्ययन करे, नहीं। वो निरपक्ष मतलब कि हर पक्ष के बारे में अध्ययन करता है, हर पक्ष के बारे में वो लोगों को बताता है। अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है समाजशास्त्र का। वो सिर्फ अपने रूल बताता है। वो समाज में क्या क्या हो रहा है, समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बहुलताएं हैं, क्या क्या सही है, क्या क्या न्याय है, ये सब बताता है, बट उसका कोई एक्चुअल में रूप नहीं है। सामान्य विज्ञान है मतलब कि सबके लिए विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए सामान्य विज्ञान है। ये तो हो गया। अब हम बताएंगे भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना, मतलब कि भौतिक मुद्दे हैं जो कि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव एवं पूंजीवाद, एक बड़ा टॉपिक है, उसके सब पॉइंट है पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति जब आई थी तो पूंजीपतियों का उद्भव हुआ, उनका आगमन हुआ। पूंजीवाद मतलब कि पैसों से रिलेटेड एक उद्योग, पैसों से रिलेटेड होता है। आर्थिक उद्योग की व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय होता है। पूंजी मीन्स पैसा, संपत्ति, कोई भी मूल्यवान चीज। बट इसका जो वो होता है, लाभ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति को जाता है और इसका पूरा जो उत्पादन की जो भी उनको मुनाफा होता है वो एक निजी
स्वामित्व मिलता है, मतलब कि पूंजीपति के पास सब कुछ इन्हीं का ही, पूंजीपति के ही पास होता है सब कुछ राइट, कि हाँ वो किसको कितना देगा, किसको कितना देगा। सो अब है पूंजीपति निश्चित व व्यवस्थित मुनाफा, यानी कि पूंजीपति जो होते हैं वो निश्चित और व्यवस्थित मुनाफा रखते हैं, कि हाँ तुम्हें कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जो किसानों को कह देंगे, जिसके द्वारा पूंजीपति जिससे भी काम करवाते हैं, कि हाँ तुम्हें कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आई डोंट केयर, तुम्हें मुझे इतने, जैसे कि मान लो मुझे तुम्हें 10 रुपये, पूंजीपति कहता था मुझे हर महीने तुम्हें 10 रुपये देने हैं, तो तुम्हें 10 रुपये देने ही देने हैं, क्या तुम्हें लाभ हो हानि हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 10 रुपये चाहिए तो चाहिए हर महीने। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वहीं से शुरू हुई है, फैक्ट्रियाज बनी वहीं पर बनी इंग्लैंड में। फिर है उद्योगीकरण से पहले अंग्रेज़ों का मुख्य पेशा खेती था, वो खेती करवाते थे किसानों से, और वो किसानों से मतलब कि भारत आते थे, ट्रेड करने आए थे वो, तो व्यापार करने आए थे, तो वो खेती करवाते थे और अपना वहाँ से माल लेते थे, कच्चा माल लेते थे, और वो विदेश मतलब कि अमेरिका इंग्लैंड में बेचते थे। जैसे कि फॉर हिस्ट्री के चैप्टर में है ये, आई थिंक 10th में होगा, नहीं हाँ था, तो उसमें वो कहते थे कि वो कम लागत में भारत की किसानों से काम करवाते थे और अधिक मुनाफे में उसको बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, कच्चा माल लेते थे, ये सब। तो ज़्यादातर लोग जो होते थे वो गांव में ही रहते थे, वो विभिन्न प्रकार का कार्य करते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार का कार्य करना पड़ता था, अंग्रेज़ों ने जो भी बोलते थे वो। लोगों की स्थिति उनका वर्ग परिभाषित था, यानी कि लोगों की स्थिति उसका वर्ग बताता था, वर्ग दर्शाता था। जैसे कि जो किसान है तो वो जो खेती बाड़ी करता था वो किसान है, जो कलम कुम्हार, लोहार जो लोहे का काम करता है, जो कपड़े का काम करता है वो दर्जी, तो उनका जो भी कार्य होता है, जो भी वो काम करते थे, उसकी वो डेफिनेशन हो रहा था कि हाँ ये इस वर्ग में आता है उस टाइम पे। सो अब है हमारा औद्योगिकरण के साथ शहरीकरण का भी विकास हुआ। शहरीकरण का भी विकास हुआ, यानी कि शहर जो है वो डेवलप हुए, उनका विकास हुआ। फिर फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, तो उसके कारण नए औद्योगिक श्रमिक आए, यानी कि किसान मजदूर आए उसकी कार्य करने के लिए, फैक्ट्री के लिए, और सब चाहते थे कि हाँ हम भी कार्य करें ताकि हमें मुनाफा हो। तो इससे क्या हुआ, इससे आबादी बढ़ी, गंदगी हुई, यानी कि आबादी मतलब कि जो किसान थे, औद्योगिक श्रमिक थे, मजदूर थे, वो बढ़ती आबादी, यानी कि वहीं उनके गांव में रहने लगे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अपने साथ थोड़ी ना रखेंगे, तो वो और किसानों के साथ और ही मज़दूरों के साथ रहने लगे, जिसके कारण उनकी आबादी बढ़ने लगी, बस्ती में गंदगी होने लगी, बीमारी होने लगी, अस्वस्थता आने लगी, ये सब। अब इसका मुख्य कारण क्या था कि जिसके कारण ये जो औद्योगिकरण, जो फैक्ट्रियां बनी, वो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ लोगों के लिए। तो फैक्ट्रियों की मशीनों द्वारा माल तैयार होने का कारण क्या, फ़ायदा और नुकसान, ये दो तरफ है। देखो सबसे पहले फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ समय की बचत हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उसमें वृद्धि हुई। कम श्रमिक, जहाँ पर 10 की ज़रूरत थी वहाँ पर 3 आने लगे, वहाँ 3 आने लगे। और दस्तकार, यानी कि जो हाथ से कार्य करते थे उनका काम बंद हो गया, पूंजी पैसा मिलना ख़त्म हो गया, बंद हो गया, बहुत कम मिलता था, क्योंकि जो काम करते, जो इसमें लगे वो भी बहुत कम देते थे, क्योंकि काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें कम भी पैसे मिलते थे, जिसके कारण वो मजबूर होके सिर्फ वो खेती करने लगे, खेती से अपना गुजारा करने लगे। अब है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध। बताइए कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है।
समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ये मैंने आपको बताया है। अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो सिर्फ अर्थशास्त्र में सिर्फ पैसों से, पूंजी से, शेयर से रिलेटेड कुछ सारा विवरण होता है। सभी प्रकार के संबंध का अध्ययन समाजशास्त्र में सभी प्रकार का अध्ययन, सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन होता है। इसके अंदर जात पात, जात पात, विवाह, पूंजीपति और सोशल प्रॉब्लम्स, चाइल्ड लेबर्स, मनुस्मृति एक्सेट्रा बहुत सारी बातें होती हैं इसके अंदर। जबकि अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ विशेष संबंध का अध्ययन होता है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड यही सब होता है। किसी की पूंजीपति का विवरण रखना, किसी के शेयर्स गिर जाते हैं तो उसका विवरण करना, हिसाब किताब से रिलेटेड। फिर है सामाजिक चर मापना मुश्किल है, उसका जो चर होता है उसको मापना मुश्किल है, लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को स्टिक रूप में मापा जा सकता है। वो विवरण करते हैं तो वो मापा जा सकता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संबंध, इनमें क्या है संबंध है। जैसे कि आपने बताया समाजशास्त्र समाज का विज्ञान करता है, समाज के बारे में बताता है, लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य और सरकार के बारे में ही अध्ययन करता है, उसी के बारे में वो बताता है। असंगठित या असंगठित समाज का अध्ययन, यानी कि कोई भी संगठित हो, असंगठित हो, कैसा भी वो ग्रुप हो, वो सबके बारे में अध्ययन करता है। लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल राजनीतिक संगठित विज्ञान वो क्षेत्र का ही अध्ययन करता है, जो राजनीतिक से ही रिलेटेड हो। व्यापक दायरा, समाजशास्त्र का बहुत बड़ा व्यापक दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। हर फील्ड की, हर चीज़ की इसमें बातें होती हैं। लेकिन राजनीति का एक संकीर्ण क्षेत्र है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक, यानी कि नेता के बारे में बात करना, राज्य की प्रॉब्लम्स को, मतलब कि जो सिर्फ नेता से, मतलब कि जो न्याय कानून से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो। दृष्टिकोण सामाजिक, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण होता है समाजशास्त्र का वो सामाजिक होता है, उनका सोचने का नज़रिया पूरे समाज को लेकर चलना होता है। लेकिन राजनीतिक का दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ वो देखता है कि नेता की कौन सी रैली है, क्या भाषण है, कि इस बार में इसको इतने मार्क्स में, मतलब कि सीट्स मिली, ये सब विवरण उनके पास होता है। क्या न्याय है, क्या कानून है, ये वो बनाता है। अब है हमारा समाजशास्त्र और इतिहास का अध्ययन, इतिहास के संबंध। इसमें क्या क्या संबंध है, रिलेशन है। वर्तमान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, जो वर्तमान में बीती हुई है उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। लेकिन जो इतिहास है वो पिछले घटनाओं का ही अध्ययन करता है। जैसे कि हमारी पहले जो 6 to 8 तक बुक हमारा अतीत, वो सिर्फ नाम से ही अतीत, यानी कि अतीत की ही बातें करता है, पुरानी ही घटनाओं का विवरण देता है वो। फिर विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक होती है। वो समाजशास्त्र में हर एक टॉपिक, कोई भी समस्याएं होती हैं उसका अच्छे से विश्लेषणात्मक होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये ऐसे शुरू हुआ, ये ऐसे शुरू हुआ, इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन लोगों के द्वारा ये पूरा हुआ। लेकिन इतिहास में वर्णनात्मक होता है, वर्णों के आधार पर ही इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है समाजशास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, विधि आदि द्वारा अध्ययन होता है। प्रश्नावली मतलब कि क्वेश्चन आंसर द्वारा, सर्वेक्षण मतलब कि सर्वे द्वारा, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के द्वारा हम समाजशास्त्र की जो भी समस्याएं होती हैं इसके द्वारा हम इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो इतिहास का है, अज्ञात के बारे में जानना, उसका कालक्रम यानी कि उसका काल टाइम लाइन देखते हैं कि हाँ इस टाइम में क्या क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग, या फिर सिक्के, अभिलेख या फिर स्तंभ, काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें जानना होता है कि हाँ इस काल में ये हुआ होगा, इस काल में ये राजा होगा, इस काल में ये राजा होगा। इसके द्वारा हम इतिहास का बारे में बताते हैं, अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है, आज का विज्ञान है, लेकिन जो इतिहास है वो पुराना विज्ञान है। यहाँ से हमारा
जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आए। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सोच रही हूँ ये भी आपको समझा दूँ कि ये भी बुक्स में थे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पूंजीवाद बाजार विनिमय के आधार पर आर्थिक उद्योग की प्रणाली, यानी कि बाजार विनिमय यानी कि बाजार से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट, मतलब कि उद्योग प्रणाली है ये, पैसों से रिलेटेड प्रणाली है ये। इसमें चीज़ों का आदान प्रदान होता है जिससे पूंजीपति को मुनाफा होता है। और इसमें जो पूंजीपति को होता है वो निजी होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका राइट होती है, उसकी पावर होती है। जो भी मुनाफा, जो भी लाभ होता है वो पूंजीपति को ही होता है। द्वंद्वात्मक किसे कहते हैं? सामाजिक शक्तियों के विरोध की क्रिया अथवा उसकी विद्यमानता। सामाजिक शक्तियों के विरोध की क्रिया यानी कि जो सामाजिक शक्तियां होती हैं उसके विरोध की क्रिया और उनकी विद्यमानता। जैसे कि कोई भी समाज में कुछ गलत हो रहा है, जैसे जातिवाद होता है, जाति प्रथा होती है कि इस जाति के लोगों को यहाँ पर आना मना है। तो जैसे कि ज्योतिबा फूले थी, वो दलित, जैसे कि अंबेडकर वो क्या नाम, ज्योतिबा फूले थी, वो दलित से थी, निचली जाति से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने अपनी जाति को, मानती हैं वो दलित नीचे निम्न का जाति की थी, बट उन्होंने सामना किया, लोगों का, समाज का सामना किया, उनसे विरोध किया। उसी को ही द्वंद्वात्मक कहते हैं। अनुभाविक अन्वेषण यानी कि जांच, सामाजिक अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र में एक वास्तविक जांच, यानी कि सामाजिक अध्ययन यानी कि कोई भी मतलब कोई भी समस्याओं के द्वारा कोई एक क्षेत्र देते हैं कि हाँ इस क्षेत्र का तुम्हें एक वास्तविक अध्ययन करना है, यानी कि एक एक्चुअल में अध्ययन मतलब कि सर्वे करना है, उसे हमें अनुभाविक अन्वेषण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आए। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय, टेक केयर।